आज का वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको मार्केट कैप, पीई और अर्निंग पर शेयर के बारे में समझाया था, क्योंकि ये दोनों वीडियो आपस में लिंक हैं। जैसे ही आप उस वीडियो को देखेंगे उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पर। मेक इन्वेस्टमेंट ईजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पी रेशो के बारे में बात की थी और मार्केट कैप और अर्निंग पर शेयर के बारे में डिटेल से बात की थी। अगर आपको पी रेशो के बारे में अभी भी समझ में नहीं आया हो तो मेरे पी रेशो वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम जानेंगे मार्केट कैप से रिलेटेड, लेकिन मार्केट कैप से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है एंटरप्राइजेज वैल्यू। एंटरप्राइजेज वैल्यू मार्केट कैप से ही ड्राइव होता है, लेकिन मार्केट कैप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप इक्वल्स टू करंट प्राइस ऑफ शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। यानी कि आपको कोई कंपनी को अगर खरीदना है तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा जितना कि मार्केट कैप है। अब हम समझेंगे नए कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है एंटरप्राइजेज वैल्यू। एंटरप्राइजेज वैल्यू क्या होता है, इसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। सपोज कीजिए एक फैक्ट्री को 1000 रुपए में बेचा जा रहा है और आप उसके खरीदार हैं और फैक्ट्री की तिजोरियों में लगभग 200 रुपए पड़े हैं। तो फिर एंटरप्राइजेज वैल्यू होगी 1000 माइनस 200। जो कैश पड़ा है उसको अपन घटा देंगे और जो मार्केट कैप है फैक्ट्री का उसमें से, मतलब 1000 रुपए माइनस 200 करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 800। अब सपोज कीजिए उस फैक्ट्री पे 100 रुपए का कर्ज है, तो उस कर्ज को भी आप लेकर आएंगे। अगर आप उस कंपनी को लेकर आ रहे हैं तो वो कर्ज भी आपके साथ आता है, तो उस कंपनी की या उस फैक्ट्री की वैल्यू हो जाएगी 900 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी को 900 रुपए में खरीद रहे हैं। एंटरप्राइजेज वैल्यू ये बताती है कि आप उस कंपनी को कितने रुपए में खरीद रहे हैं। मींस आप उस कंपनी के कर्जों को भी खरीद रहे हैं, उसके कैश को भी ले रहे हैं। कुल मिलाकर जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आपको बताती है एंटरप्राइजेज वैल्यू। मार्केट कैप बताता है कंपनी कितने की दिख रही है और एंटरप्राइजेज वैल्यू बताता है कंपनी रियली में कितने की है। तो यहां पर एंटरप्राइजेज वैल्यू का फॉर्मूला निकल के आता है मार्केट कैप माइनस कैश प्लस डेट। मींस जो भी मार्केट कैप है उसमें से जितना भी कंपनी के पास कैश है उसे घटा देंगे और डेट को उसमें ऐड कर देंगे। आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्सेप्ट में इतना जोर क्यों दे रहा हूं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैं आपको समझाऊंगा मार्केट कैप और एंटरप्राइजेज वैल्यू में कितना डिफरेंस हो सकता है। एंटरप्राइजेज वैल्यू आपको कैसे बड़ी बड़ी गलतियां होने से बचा सकता है, आइए समझते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यहां पर किसी भी स्टॉक के बारे में बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्टॉक का मैं नाम लूंगा वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर होगा। प्लीज इसे बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। अब हम चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। हम एग्जाम्पल से समझेंगे भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। इसका मार्केट कैप है 289 करोड़ और यहां पर एंटरप्राइजेज वैल्यू आपको 523 करोड़ देखने को मिल रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये इसकी एग्जैक्ट डबल कैसे हो सकती है। एक्चुअली यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इस कंपनी के ऊपर डेट है और डेट है यहां पे 239 करोड़ रुपीस। मींस जो एंटरप्राइजेज वैल्यू है वो हो गई है हमारी 290 करोड़, जो कि मार्केट कैप है, और डेट है इसके ऊपर 239 करोड़ और फ्री कैश फ्लो है इसमें 10.8 करोड़। तो टोटल इसके ऊपर जो एंटरप्राइजेज वैल्यू बनकर आती है वो आती है 520 के अप्रॉक्स और यहां पर आ रही है 523 करोड़। मींस आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसी कंपनी लेना चाहेंगे जिसका मार्केट कैप तो 300 करोड़ है लेकिन उसके ऊपर डेट भी लगभग 240 करोड़ है। मींस वो डेट में कितनी बुरी तरह से डूबी हुई है। क्या उसका उबर पाना इजी है? बिल्कुल नहीं। ऐसी कंपनियों को मैं हूंगा तो मैं उन्हें अवॉइड ही करना पसंद करूंगा। तो यहां आपको जानने को मिला एंटरप्राइजेज वैल्यू मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश होती है। एंटरप्राइजेज वैल्यू को हम जानकर काफी ज्यादा इन्वेस्टिंग मिस्टेक से बचा जा सकता है और काफी ब्लंडर से हम बच सकते हैं इन्वेस्टिंग की जर्नी में। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे एंटरप्राइज वैल्यू को देखकर आप स्टॉक को कैसे अवॉइड करें या फिर एक फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। और यही एंटरप्राइजेज वैल्यू एक प्राइमा फेसी क्राइटेरिया भी हो जाता है जब कंपनी की
एंटरप्राइजेज वैल्यू मार्केट कैप से कम हो या फिर नेगेटिव या फिर मार्केट कैप से थोड़ी सी कम हो, ज्यादा अगर कम होती है या फिर नेगेटिव होती है तो भी नुकसान है। मींस कंपनी अपने कैश को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। सिर्फ एंटरप्राइजेज वैल्यू को जानकर किसी स्टॉक को कैसे चूज किया जाता है, आइए समझते हैं। हम फिर से एक एग्जांपल लेंगे और मैं फिर से बता देता हूं, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरी बात, ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है, तो मैं यहां पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, प्लीज इसे किसी भी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा, नहीं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। जब तक मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के सारे वीडियो को अच्छे से ना समझा दूं और आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए और आप खुद चूज करना ना सीख जाएं, तब तक प्लीज कोई स्टॉक मत खरीदिए। यहां पर हम देख सकते हैं सेट इंडस्ट्रीज। सेट इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 1258 करोड़ और यहां पर एंटरप्राइजेज वैल्यू है 1070 करोड़ के आसपास। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी काफी कैश रिच कंपनी है। यहां पर डेट है सिर्फ 40 करोड़ के आसपास और आप देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो -11.6 है। तो तब भी ये 1258 करोड़ निकल कर नहीं आता है। मार्केट कैप निकालना चाहेंगे तो यहां पर नहीं निकल पा रहा है। मार्केट कैप है 1273 और डेट है कंपनी पे 39.7 करोड़, उसको ऐड कर लेंगे और फ्री कैश फ्लो को घटा देंगे तो यहां पर लगभग 1281 करोड़ निकल कर आता है। अब हम जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व और सरप्लस में यहां पर लगभग 216 करोड़ रुपए इनके पड़े हैं। तो एंटरप्राइजेज वैल्यू अगर कम होती है किसी भी स्टॉक की मार्केट कैप से, तो आप समझिए उसके पास वो कंपनी कैश रिच है। लेकिन अगर ज्यादा ही नेगेटिव होती है या फिर बहुत कम होती है तो मानकर चलिए वो कंपनी अपने कैश को या फिर अपने फंड को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और उसकी एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव है, हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा 5paisa.com, जो कि एक असेट में अंडर मैनेजमेंट कंपनी है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। यहां पर आप देख सकते हैं 1250 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का एंटरप्राइजेज वैल्यू है -179 करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ये कंपनी काफी कैश रिच है। क्योंकि ये असेट अंडर मैनेजमेंट वाली कंपनी है तो ऑफ कोर्स कैश रिच होना इसका बनता है। लेकिन बहुत ज्यादा कैश पे होना भी इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपना कैश यूज नहीं कर रखा, मींस पोर्टफोलियो में नहीं डाल रखा। तो प्लीज ऐसी कंपनी को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। तो हमें भी ये देखना होगा कौन सा हमें कंसिडर करना होता है, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपनी कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखती हैं या फिर कुछ कंपनीज को एक्वायर करती हैं या फिर उनकी सब्सिडरीज होती हैं। तो आइए हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं सेट इंडस्ट्रीज को। सेट इंडस्ट्रीज की अगर हम स्टैंड अलोन सेल देखते हैं तो मार्च 2024 की 67 करोड़ है, जबकि कंसोलिडेटेड सेल्स देखते हैं तो मार्च 2024 की लगभग 500 करोड़ है, जो कि 8 से 9 गुना ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों कंसोलिडेटेड की बात कर रहा हूं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें स्टैंड अलोन को क्यों नहीं देखना है, हमें कंसोलिडेटेड को ही देखना है और कंपेयर करके चलना है। अब हम एक और नए रेशियो पे चलते हैं जो कि है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस तो अपन यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस को लेकर चलते हैं और बुक ई का मतलब है बुक वैल्यू। यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर का 50-50% पार्ट है। अब हम यहाँ पर अगर उस कंपनी को बेचें तो दोनों को 50-50 रुपीज मिलेगा, क्योंकि कंपनी की वैल्यू है 100 रुपीज। तो यही बुक वैल्यू पर शेयर कहलाएगी, क्योंकि दो ही पार्टनर हैं या फिर दो ही शेयर होल्डर हैं और कंपनी की जो कॉस्ट है वो 100 है। तो कंपनी की कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, यहां पर बुक वैल्यू निकल के आती है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेना चाहूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बुक वैल्यू 606 रुपए है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स के एक शेयर के बदले रिलायंस आपको 606 रुपए देगा अगर इस कंपनी को लिक्विडेट किया जाए। प्रैक्टिकली ऐसा आज तक तो मैंने देखा नहीं है और शायद कभी हुआ हो। और आपको मैं बता दूं, पीबी रेशो ज्यादा जगह काम नहीं आता। पीबी रेशो उन्हीं जगह काम आता है जो कि हैवी इंडस्ट्रीज या फिर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि उनके पास असेट है, सीमेंट की फैक्ट्री हुई या फिर पावर कंपनी हुई या फिर इंफ्रा कंपनी हुई, मींस जिनके पास कैपिटल हार्ड असेट होता है।
टेक्नोलॉजी की कंपनीज में बिल्कुल भी यूज नहीं होता है क्योंकि उनके पास कोई ज्यादा असेट नहीं होते हैं। तो यहां पर हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। आप यहां पे देख पा रहे होंगे इन्फो एज की बुक वैल्यू 3,225 रुपए है और इसकी करंट प्राइस है 8,051 रुपए। तो यहां पे बुक वैल्यू इतनी कम क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज में प्राइस टू बुक वैल्यू सही मापदंड नहीं होता है। इसका एग्जांपल हम ऐसे लेके मान सकते हैं कि सपोज कीजिए इन्फो एज के 1000 एम्प्लॉइज हैं। 1000 एम्प्लॉइज एक छोटे से 2000 या 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में बैठ के वेब डेवलपिंग कर रहे हैं, तो इनकी कोई ज्यादा असेट होता नहीं है। तो ज्यादा असेट नहीं होता तो इनकी बुक वैल्यू भी ज्यादा नहीं होती। और जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय एक्चुअली होता क्या है, एम्प्लॉय सैलरी उठाते हैं और जो सैलरी उठाते हैं वो एक्सपेंस होते हैं, न कि असेट। इसलिए ज्यादातर आईटी कंपनीज की बुक वैल्यू काफी कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एप्पल कंपनी को भी लेना चाहूंगा। एप्पल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि एप्पल के आईफोन आते हैं और एक चाइना के मोबाइल होते हैं। चाइना का मोबाइल लगभग आपको 10 से 20 हजार में मिल जाएगा और एप्पल का आईफोन आपको लगभग 1 लाख के आसपास मिलता है। तो यहां पर जो 80 या 90,000 की गैप है वो उस कंपनी की, एप्पल की ब्रांड वैल्यू कहलाती है। यहां पर बुक वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और बुक वैल्यू बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं होता और न ही इसका यूटिलाइज किया जाता है आईटी कंपनीज में जहां पे टेंजिबल असेट होते हैं। इसके बारे में हम आगे भी समझेंगे, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट आखिर क्या होते हैं और उनको कैसे कंपेयर किया जाता है किसी भी कंपनी के। बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट बैंकों में काफी ज्यादा यूज होता है और सीमेंट कंपनी या फिर फिजिकल जिनके पास असेट ज्यादा होते हैं उन कंपनीज में ज्यादा यूज होता है। इसके बारे में मैं आपको एक एक कंपनी का एनालिसिस करके बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे लिया जाता है, पावर सेक्टर को कैसे लिया जाता है, तब मैं आपको डिटेल में समझा पाऊंगा। तो आशा करता हूं आपको एंटरप्राइजेज वैल्यू, बुक वैल्यू और स्टैंड अलोन व कंसोलिडेटेड के रेवेन्यूज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखते चले जाएंगे और खुद से स्टॉक पिक कर पाएंगे। चलिए मिलता हूं फंडामेंटल एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड हाँ, एक और बात, आप कमेंट करना ना भूलिए या फिर आपको कुछ मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस चीज पर वीडियो बनाइए, मैं डिटेल में उसका एनालिसिस करके बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।